आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। वायुमंडलीय दाब पढ़ने से पहले हम दाब क्या होता है या प्रेशर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे। दाब, यदि किसी सतह पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा है तो उस सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है दाब कहलाता है। दाब का मात्रक एसआई यूनिट जो होती है पास्कल होती है। ठीक है, क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब P बराबर बल बटे एरिया, और इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है पास्कल। ठीक है, पास्कल या बार भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल में दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है ताकि व्यक्ति के शरीर का अधिकतम भाग दलदल के संपर्क में आ सके, जिस और नीचे की ओर बल कम लगे। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना अधिक बल का मान जो होगा कम होते जाएगा। ठीक, इस वजह से दलदल में फंसे व्यक्ति को खड़े रहने की अपेक्षा लेटने की सलाह दी जाती है। ठीक, क्या कहा इसमें? यदि किसी सतह पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा है तो उस सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब का मात्रक जो होता है एसआई यूनिट में पास्कल होता है। दाब जैसे मतलब कि ये कोई सतह है, सतह के ऊपर उसके लंबवत बोले तो 90 डिग्री पर बल लगाया जा रहा है इसका एकांक क्षेत्रफल में। तो ये जो F होता है और इस एकांक क्षेत्रफल A के अनुपात को दाब या प्रेशर कहा जाता है। चलिए इसके आगे अब हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन के द्वारा लगाया गया जो बल होता है वह वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या? वायुमंडलीय दबाव या दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई मतलब एक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला हवा के वजन की वजह से लगने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसके आगे प्रति इकाई क्षेत्रफल में पड़ने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला वायुमंडलीय दाब का फॉर्मूला P बराबर बल अपॉन एरिया होगा। ठीक, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब बल का मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल या फिर बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर और इसका विमेय सूत्र होगा mL इनवर्स T-2। ठीक है, mL इनवर्स T-2। अब आगे पढ़ते हैं हम वायुमंडलीय दाब के बारे में। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर लिपटा रहता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर लिपटा रहता है। वायु का एक स्तंभ जो धरातल पर अपना
भार डालता है उसे वायुदाब कहते हैं। ठीक। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर लिपटा रहता है। वायु का एक स्तंभ जो धरातल पर अपना भार डालता है उसे वायुदाब कहते हैं। इसके आगे वायुमंडलीय दाब को वायु दाबमापी यंत्र बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर में हम यूज करते हैं हवा, पानी या पारा का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है हवा, पानी या फिर पारे का उपयोग किया जाता है। इसके आगे आजकल वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए सामान्यतः फ्लोटिंग या अनिरॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो आज के समय में वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए जो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वह बैरोमीटर के नाम है फ्लोटिंग या अनिरॉयड। और इसमें पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है पानी, हवा या फिर पारा। इसके आगे अधिकांश परिस्थितियों में वायुमंडलीय दाब का लगभग सही अनुमान मापन बिंदु पर उसके ऊपर वाली हवा के वजन के द्वारा मापा जाता है। अधिकांश परिस्थितियों में वायुमंडलीय दाब का लगभग सही अनुमान मापन बिंदु पर उसके ऊपर वाली हवा के वजन के द्वारा लगाया जाता है। कम दबाव वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता है, जबकि अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में उन स्थानों पर वायुमंडलीय द्रव्यमान भी अधिक होता है। ठीक है। कम दबाव वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान जो होता है, जहाँ कम दबाव वाला क्षेत्र होगा वहाँ जो द्रव्यमान भी कम होगा और अधिक दबाव वाले क्षेत्र में द्रव्यमान अधिक होगा। इस प्रकार ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता जाता है और ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे और इसके अलावा वायुमंडलीय दाब के बारे में कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे की ओर गिरता है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे की ओर गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। इसके अलावा जब पाठ्यांक जो है धीरे धीरे नीचे गिरता है बैरोमीटर का तो बारिश होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। इसके अलावा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर खाना पकाना पृथ्वी तल की अपेक्षा कठिन होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान की संभावना रहेगी एकदम, और पाठ्यांक धीरे धीरे अगर से नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना रहेगी, और पाठ्यांक अगर से धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। और पृथ्वी की सतह से हम जितना ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडलीय दाब का मान जो होता है धीरे धीरे कम होता है, जिसकी वजह से हम जब पहाड़ों पर खाना पकाते हैं तो पहाड़ों पे खाना पकाना पृथ्वी तल पर खाना पकाने की अपेक्षा ज़्यादा कठिन होता है। वायुमंडलीय दाब सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं होता। वायुमंडलीय दाब जो होता है सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं होता। इसका कारण है ऊंचाई, जो वो वायुमंडलीय दाब को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं या प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें मेन है ऊंचाई, टेम्परेचर और गुरुत्वाकर्षण बल। ये तीन चीज़ों की वजह से वायुमंडलीय दाब जो होता है सभी जगह अलग अलग पाया जाता है।
वायुमंडलीय दाब पर ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए हम अब पढ़ते हैं कि वायुमंडलीय दाब जो है उस पर ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब का मान जो है कम होता जाता है, क्योंकि वायु की परतें नीचे रहती है। वायु की जो परतें हैं नीचे रहती है और 5.4 किलोमीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब आधा हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वायुमंडलीय दाब का मान जो है कम होता है और वायु की जो परतें हैं, वायु की परतें नीचे की ओर रह जाती है और लगभग 5.4 किलोमीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वायुमंडलीय दाब का आधा रह जाता है और 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वायुमंडलीय दाब 25% रह जाता है तथा 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर लगभग नाक के बराबर वायुमंडलीय दाब रह जाता है। ठीक है, समझ में आया कि वायुमंडलीय दाब पर ऊंचाई का क्या प्रभाव होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है, क्योंकि वायु की जो परतें हैं नीचे की ओर रह जाती है और पृथ्वी के तल से 5.4 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर पृथ्वी के तल पर जो वायुमंडलीय दाब होगा उसका आधा रह जाता है 5.4 किलोमीटर पर और 11 किलोमीटर पर लगभग पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वायुमंडलीय दाब का लगभग 1/4 रह जाता है और 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है ना के बराबर होता है। ठीक, इसके आगे हम पढ़ते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर टेम्परेचर या तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। वायुमंडलीय दाब पर तापमान का प्रभाव। जिस स्थान पर तापमान अधिक होता है वहाँ हवा गर्म होकर फैल जाती है। जिस स्थान पर टेम्परेचर जो होता है अधिक होता है वहाँ हवा जो होगी गर्म होके फैल जाएगी, जिससे हवा का घनत्व कम होगा और वहाँ वायुमंडलीय दाब भी घनत्व कम होने की वजह से दाब भी कम हो जाता है तथा जिस स्थान पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ हवा का घनत्व अधिक होता है तथा वायुमंडलीय दाब भी अधिक होगा। भूमध्य रेखा पर वायुमंडलीय दाब जो होता है कम होता है, क्योंकि यहाँ साल भर सूर्य की किरणें पड़ती है। जब सूर्य की किरणें साल भर पड़ेगी तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वह ध्रुव के टेम्परेचर या किसी अन्य स्थान के टेम्परेचर से अधिक होगा। इसलिए जब वहाँ का टेम्परेचर भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर अधिक होगा तो वायुमंडलीय दाब भी अपने आप कम होगा, क्योंकि वायु का घनत्व टेम्परेचर की वजह से कम होता है। इसके विपरीत ध्रुवों पर वायुमंडलीय दाब जो होगा अधिक होगा। जहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है वहाँ वायुमंडलीय जो दाब होता है वह उसका मान भी अधिक होता है और जहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है वहाँ वायुमंडलीय दाब का मान भी कम होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है और वायुमंडलीय दाब भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर जो है सूर्य की किरणें पड़ती है। जब सूर्य की किरणें साल भर पड़ेगी तो यहाँ के टेम्परेचर में वृद्धि होगी और जब टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो इस टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो यहाँ की हवा के घनत्व में कमी आएगी और यहाँ के हवा के घनत्व में जब कमी आएगी तो यहाँ के दाब में भी कमी आएगी। ठीक इसके विपरीत इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ध्रुवों पर
सबसे अधिक होता है, और जब ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वह पूरी तरह से पहुँच नहीं पाती। जब सूर्य की किरणें ध्रुवों पर पूरी तरह से पहुँच नहीं पाएगी तो यहाँ का जो है टेम्परेचर कम रहेगा। जब यहाँ का टेम्परेचर कम रहेगा तो वायु का जो घनत्व होगा वह अधिक रहेगा, और वायु के घनत्व के अधिक होने की वजह से ध्रुवों पर वायुमंडलीय दाब भी अधिक रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।